बिहार के जहानाबाद में पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने 2 बदमाशों की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि इन बदमाशों ने बैंक से पैसे लेकर लौट रहे एक आदमी को लूटने की कोशिश की, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम बदमाशों को गिरफ्तार करने पहुंची। लेकिन वारदात से गुस्साए इलाके के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही आरोपियों को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले एक बदमाश को अपने घेरे में लेकर भीड़ से बचाने की कोशिश करते नजर आए। वहीं कुछ पुलिस वाले भीड़ को समझाने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन भीड़ का गुस्सा नहीं थमा और भीड़ में शामिल एक आदमी ने पुलिस वालों की परवाह किए बिना बदमाश पर धावा बोल दिया। इसके बाद पुलिस वाले बदमाशों को लेकर अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे, लेकिन भीड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बदमाशों को गाड़ी में बैठाने के बाद भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को भी घेर लिया और उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस वाले बदमाशों को भीड़ से बचाने में कामयाब रहे और दोनों बदमाशों को पुलिस की गाड़ी में थाने ले जाया गया, जिसकी भनक लगते ही थाने के बाहर भी लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जिसे देखते हुए बदमाशों को कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस उनको लेकर के आ रही थी। उग्र ग्रामीणों ने पथराव की बात सामने आई है। फिलहाल दोनों को यहाँ पर रखा गया, उनका मेडिकल कराया जाएगा। वहीं बदमाशों के हमले में घायल आदमी ने उसके पास हथियार होने का दावा किया। छीनने लगा था, हाथापाई किए थे, वो पिस्टल चला दिया, लेकिन पिस्टल फायर में वो आवाज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई। ईडी के मुताबिक डीके शिवकुमार सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन कांग्रेस को ईडी की दलील सही नहीं लगी और कर्नाटक में कई जगह पर डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सबसे ज्यादा विरोध वहां के रामनगरम शहर में हुआ, जहां डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले लोगों ने खूब आगजनी की और जगह जगह पर टायर जलाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। इससे पहले डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी से गुस्साए कुछ लोगों ने रात में 2 बसों में आग लगा दी और कई बसों में तोड़फोड़ कर दी। डीके शिवकुमार को ईडी ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी से आग बबूला कांग्रेसी नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर हमला जारी रखा। कांग्रेस ने पी चिदम्बरम के बाद डीके शिवकुमार पर कसते शिकंजे को केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना और केंद्र सरकार पर सत्ता की शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि डरा धमका के किसी ना किसी ये पॉलिटिकल लीडर्स को कमजोर अगर करेंगे तो कांग्रेस कमजोर होती है, ये उनका एक मंशा है। जिसके जवाब में बीजेपी ने डीके शिवकुमार का साथ देने पर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी। ईडी अपना काम कर रही है। अब ईडी जब भी कोई कार्रवाई करती है कांग्रेस खड़ी हो जाती है उसके साथ। इस बीच खबर है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कर्नाटक बीजेपी के नेताओं को डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी पर चुप रहने की हिदायत दी। कर्नाटक कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार नोटबंदी के बाद से ही आयकर विभाग और ईडी के रडार पर हैं और 2017 में आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के करीब 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार और उनके 4 सहयोगियों पर मामला दर्ज किया और आयकर विभाग के आरोप पत्र के आधार पर ही ईडी ने डीके शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। यही नहीं, खबर है कि जांच एजेंसियों को डीके शिवकुमार के तार हवाला से जुड़े होने का भी शक है, जिसके बाद ईडी ने उन्हें पिछले हफ्ते समन जारी कर दिल्ली बुलाया और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रेलवे एक बार फिर श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा के लिए 3 नवंबर से जयपुर से एक ट्रेन दिल्ली होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, जबकि दूसरी ट्रेन 18 नवंबर को इंदौर से अयोध्या पहुंचेगी। ये दोनों ट्रेनें देश में राम से जुड़ी कई जगहों पर लोगों को दर्शन कराएंगी। साथ ही जो लोग श्रीलंका में राम से जुड़ी जगहों पर जाना चाहते हैं उन्हें फ्लाइट से वहां ले जाया जाएगा। श्रीलंका की यात्रा करने वाले लोगों को करीब 37,000 रुपए अलग से देने होंगे। हरिद्वार के एक कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते हुए कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर एबीवीपी के दबाव में चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया।
और अपना विरोध जताने के लिए NSUI के 3 कार्यकर्ता कॉलेज के पास ही बने एक मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे, जबकि कुछ कार्यकर्ता टावर के नीचे खड़े होकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस दौरान कार्यकर्ता कॉलेज के दूसरे छात्रों को भी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील करते सुनाई दिए। वो लड़का वहाँ पे चढ़ गया, कूद गया, मर गया, कौन जिम्मेदार होगा? आप सारा हमारा साथ दो यहाँ पे आके। कॉलेज में प्रदर्शन की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस कई कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने ले आई। इलेक्शन के लिए हर एक क्लास से हर एक कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, उसके लिए हम जाकर टावर पर क्या कहीं भी चढ़ सकते हैं। पुलिस ने कॉलेज में हंगामा करने वाले NSUI कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का भरोसा दिया। ये कौन ऐसे छात्र हैं जो वहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं और इनके विरुद्ध भी फिर कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज में शांति बनाए रखने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। पंजाब के गुरदासपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि इस धमाके की वजह से करीब 30 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद फैक्ट्री के मलबे में अभी भी 10 लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पटाखा फैक्ट्री जिसमें हुआ धमाका पंजाब के गुरदासपुर की घटना है, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहित, क्या अपडेट मिल पा रहा, क्या जानकारी मिल पा रही, कब और कैसे हुआ ये धमाका? देखिए, ये पंजाब के गुरदासपुर का बटाला कस्बा है और यहाँ पर एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि दिवाली के मौके के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा भारी मात्रा में जो आतिशबाजी बनाने का सामान था, जो केमिकल से बारूद था, वो इकट्ठा किया गया था और करीब 50 से 60 वहां पर वर्कर थे जो लगातार वहां पर काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक ही वहां पर धमाका हुआ है। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है कि धमाका किस वजह से हुआ है, क्या वहां पर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या जो वहां पर केमिकल मौजूद था उसने आग पकड़ ली और उसकी वजह से धमाका हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन जहां पर ये पटाखा फैक्ट्री थी उसके आसपास भी कई नजदीक में काफी ज्यादा बिल्डिंग्स वहां पर थी, उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। धमाका काफी जोरदार था और इस धमाके की चपेट में जो तमाम जो 50 से 60 वहां पर कारीगर काम कर रहे थे वो आगे, जिनमें से अभी तक हमारे पास जो जानकारी है करीब 40 लोगों को निकाला जा चुका है। 10 लोग अभी भी जो फैक्ट्री का मलबा है उसमें फंसे हैं और 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अभी भी 10 लोग जो मलबे में फंसे हैं उनको निकालने के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। शुक्रिया मोहित जानकारी के लिए। यूपी के मुरादाबाद में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। यूपी के मुरादाबाद में हुई तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी इतना भर गया और जगह जगह गड्ढे हैं, ऐसे हैं कि जमीन धंस गई है। यूपी की गोरखपुर पुलिस ने गाड़ियों से डीजल चोरी करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए थे। नेशनल हाईवे पे जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वहाँ पे चोरी, डीजल चोरी की बातें पहले भी संज्ञान में आती रही। पंजाब के लुधियाना में 20 किलो चॉकलेट से गणपति की एक मूर्ति बनाई गई। इसको हमें 3-4 दिन लग गए बनाने में और बहुत मेहनत और बहुत प्रेम श्रद्धा से हमने गणेश जी यहाँ पे बनाए हैं। वाराणसी में लोगों ने बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में हाथों में लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने से लोगों में नाराजगी है, जिसका असर वाराणसी में भी दिखाई दिया, जहां लोगों ने बिजली की बढ़ी दरें वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान विरोध जताने के लिए लोग हाथों में लालटेन पकड़े नजर आए। बिजली मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अचानक बिजली महंगी किए जाने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। वहीं लोगों ने बिजली महंगी होने की वजह से लालटेन जलाने को मजबूर होने का भी दावा कर दिया। जिस तरीके से बढ़ोतरी किया उन्होंने, ये जनता को सीधे सीधे मारने का काम किया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, जिनमें बिजली महंगी होने का गुस्सा साफ नजर आया। सरकार ने बिजली का मूल्य अचानक से बढ़ाकर बहुत ही गलत कार्य किया है, इससे हमें बहुत ही नुकसान होगा। हालांकि यूपी में बिजली की बढ़ी दरों का ये विरोध सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी योगी सरकार को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट के जरिए यूपी सरकार पर लोगों की जेब काटने का आरोप लगा दिया। वहीं बीएसपी ने भी इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। किसान कर्ज से डूबा हुआ है, बेरोजगार लोग परेशान हैं। ये जो बढ़ी हुई दरें होंगी बिजली की, इससे आम जनता को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। हालांकि यूपी सरकार ने बिजली महंगी होने के लिए राज्य की पूर्व सरकारों को जिम्मेदार बता दिया। जो भ्रष्टाचार था सपा बसपा का, उनकी आर्थिक अनियमितताएं थी, उसके कारण बिजली कंपनियां लगातार घाटे में जा रही हैं।
और इसीलिए आंशिक वृद्धि करनी पड़ी है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में बिना हेलमेट के एक बाइक पर सवार 3 लोगों को रोकने पर बाइक मालिक ट्रैफिक पुलिस से भिड़ गया। ये बाइक सवार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए सड़क से गुजर रहे थे, जिन्हें ट्रैफिक पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बाइक दौड़ा दी और वहां से भागने लगे। लेकिन एक पुलिस वाले और एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की फुर्ती की वजह से उन्हें पकड़ लिया गया। इन बाइक सवारों को पकड़ने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने उनसे बाइक के जरूरी कागज दिखाने की बात कही तो ये लोग काफी देर तक कागजों को खंगालते रहे। जब काफी देर तक कागज नहीं मिले तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बाइक मालिक का 25,000 रुपए का चालान काट दिया, जिससे वो गुस्से से भर गया और बाइक को वहीं छोड़कर जाने लगा। इससे पहले बाइक मालिक ने ट्रैफिक नियम तोड़े जाने के बाद वहां से भागने की बात से साफ इनकार कर दिया। मैं कब भाग लियो? दिख रहा था तस्वीरों में ना, मैं ना भाग कितने भी आप नहीं भागे ना, मैंने तो भागना है ना। सड़क पर काफी देर तक चले इस ड्रामे के दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग अपने फोन में ये सब रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। लेकिन ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने काम में जुटे रहे और इस बीच उन्होंने बिना हेलमेट पहने स्कूटी चला रही एक महिला को भी पकड़ लिया, जिसका हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का चालान काटा गया, जिस पर उसने जुर्माना भरने से साफ मना कर दिया और वहां से जाने देने की गुहार लगाने लगी। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, 1,000 रुपए मैं नहीं भर सकती। ट्रैफिक पुलिस कर्मी को महिला के पास स्कूटर के जरूरी कागज भी नहीं मिले। यही नहीं, महिला ने बताया कि उसने अब तक हेलमेट खरीदा ही नहीं है। हेलमेट है नहीं, आपने खरीदा नहीं आपने। जब काफी देर तक ट्रैफिक पुलिसकर्मी कागज दिखाने और जुर्माना भरने की बात पर अड़े रहे तो महिला ने रोना शुरू कर दिया। इस मैडम के पास फिलहाल गाड़ी के कोई भी कागज नहीं है, तो इनको गाड़ी को इम्पाउंड करने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कागज है तो आप व्हाट्सएप पर भी अपने 10 मिनट के अंदर मंगा सकते हो, नहीं तो गाड़ी इम्पाउंड होगी। इस महिला के अलावा एक बाइक सवार को भी पकड़ा गया जो पिछली सीट पर अपनी पत्नी को बिठाकर कहीं जा रहा था। इस बाइक सवार की पत्नी ने हेलमेट नहीं पहना था, इसीलिए उसका 1,000 रुपए का चालान काटा गया, जिससे गुस्साए बाइक सवार ने खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा उठा दिया। इंडिया में जितने भी गड्ढे हैं, उन गड्ढों की वजह से जो एक्सीडेंट होता है, क्या कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसी तरह सड़क से गुजर रही एक बस पर भी जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उस बस की क्षमता से ज्यादा लोग उसमें सवार थे। ब्राजील के हिस्से वाले अमेज़न के जंगलों में फिर 4,000 नई जगहों पर आग फैल गई। वहां लगी आग से निपटने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति ने खेतों में फसल कटाई के बाद बचे ठूंठों को जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। लेकिन इस रोक के बावजूद वहां जंगल में आग लगने के करीब 4,000 नए मामले सामने आए। ब्राजील के स्पेस रिसर्च सेंटर ने इन जगहों पर आग से बड़े खतरे की आशंका जताई। इससे पहले ब्राजील के हिस्से में आने वाले अमेज़न के जंगलों में करीब 74,000 जगहों पर आग लग चुकी है, यानी कई लाख एकड़ जंगल जलकर राख हो चुके हैं। फिर से आग फैलने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने 60 दिनों तक जंगल में किसी भी तरह की आग लगाने पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला और गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी सुविधा देने वाले राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला, गाड़ी, फोन और कर्मचारियों की सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी सुविधाएं देने वाले इस कानून के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश में इस तरह के विधेयक को अवैध ठहराने का हवाला भी दिया गया। मौजूदा वक्त में प्रदेश के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और जगन्नाथ पहाड़िया को इस नियम के तहत सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहते हुए भी यही रही, यानी कि जब वो मुख्यमंत्री थी तब ये उनका मुख्यमंत्री आवास था और जब वो चुनाव हार गई उसके बाद में इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ये बंगला आवंटित कर दिया, यानी खुद के लिए वसुंधरा राजे ने 2018 के अंदर। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद वसुंधरा राजे की मुश्किल बढ़ेगी, उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ सकता है। गुजरात के सूरत में गाड़ी का चालान काटने के दौरान 2 ट्रैफिक पुलिस वालों पर एक आदमी से बदसलूकी करने का आरोप लगा। बताया गया कि इस आदमी ने नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क की, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने उठा लिया। लेकिन वहां नो पार्किंग का बोर्ड नहीं होने की वजह से उस आदमी ने जब इस बारे में सवाल पूछा तो पुलिस वाले भड़क गए और उससे धक्का मुक्की करने लगे। लो पार्किंग लिखा हुआ था वहाँ पे। लो पार्किंग लिखा हुआ था।
ये मैं पूछ रहा हूँ। फाइन भरना है, एक मिनट, फाइन भरना है। ये फिजिकल क्या हो रहे हो यार? कुछ देर बाद ट्रैफिक पुलिस वाले उस आदमी को धक्का देकर अपने साथ ले जाने लगे। लीगली तुम पनिशमेंट करोगे, हमको ऐसा हाथ फिजिकली नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बन रहा। इस बीच एक महिला बीच बचाव करती सुनाई दी, जिसके बाद पुलिस वाले उस महिला को भी धमकाने लगे। गुनाह आपका है, गलती आपकी है। गलती तो शांति से बात कर रहे थे ना, टच किसने किया? गाड़ी का चालान भरने के मुद्दे पर ट्रैफिक पुलिस और इस आदमी के बीच काफी देर तक बहस होती रही। राजस्थान के धौलपुर में लोगों को मुफ्त इलाज का झांसा देकर ऑपरेशन करने वाले ठग गिरोह के एक सदस्य को कुछ गांव वालों ने पकड़ लिया। ये आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गांव वालों को बरगलाता था और भामाशाह योजना के तहत मिलने वाली रकम को ठग लेता था, जिसकी भनक लगते ही गांव वालों ने आरोपी को पकड़ लिया, जबकि उसके दूसरे साथी वहां से भागने में कामयाब रहे। ये आरोपी फ्री इलाज देने के पोस्टर छपवाकर लोगों को जयपुर ले जाते थे और वहां उनका सही इलाज नहीं करवाते थे। इस इलाज के बदले भामाशाह योजना के तहत मिलने वाली रकम को ये लोग ठग लिया करते थे। एक भामाशाह योजना है सरकार की, जो 30,000 रुपये से 3 लाख तक का मुफ्त बीमा देती है लोगों को। इन लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि कैसे लोगों को भर्ती करो, वहाँ बीमा का क्लेम उठा लो। काफी लोग। और इस बीच बड़ी खबर पंजाब के गुरदासपुर से, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि इस धमाके की वजह से करीब 30 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद फैक्ट्री के मलबे में अभी भी 10 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। तो मलबे में अभी भी 10 लोग दबे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 30 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं, धमाके में जख्मी हुए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस सब के बीच गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने हादसे पर दुख जाहिर किया। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, अब क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और 10 के आसपास और भी कारीगर हैं जो कि मलबे में फंसे हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये धमाका हुआ इस दौरान करीब 50 से 60 वहां पर कारीगर मौजूद थे जो कि लगातार पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। और इस मलबे में अभी 10 लोग और फंसे हो सकते हैं। अभी तक करीब 40 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, को हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और आसपास की कुछ बिल्डिंग्स भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको भी मामूली चोटें आई हैं, उनको भी फर्स्ट एड दिया जा रहा है। तो काफी बड़ा ये धमाका हुआ है, भीषण धमाका है। जो सनी देओल है वो गुरदासपुर से सांसद हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में ये बटाला कस्बा आता है गुरदासपुर का, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। उन्होंने ट्वीट करके दुख जाहिर किया और वहां पर एनडीआरएफ की टीम को भी अब रेस्क्यू के लिए भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ के लोगों से आपकी बातचीत हो पाई होगी। मोहित, 10 लोग दबे हुए हैं, जरूरी है कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाए। कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, फैक्ट्री पूरी तरह से जब धमाका हुआ तो ब्लास्ट में उसके फैक्ट्री के परखच्चे उड़ चुके हैं। जो मलबा था उसके अंदर ये लोग फंसे हुए हैं। हालांकि वहां पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे उन्होंने जल्दी से जल्दी वहां पर पंजाब पुलिस को बुलाया और पुलिस के जवानों के साथ मिलकर अब तक करीब 40 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। लेकिन जो बाकी जो मलबा है उसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं। बहुमंजिला ये इमारत थी जिसके अंदर ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, तो अभी वो लोग नीचे के फ्लोर में थे, जो लोग काम कर रहे थे उनको अब निकालने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 घंटे का और वक्त लगेगा, जब ये जो लोग 10 के आसपास जो लोग अभी मलबे में फंसे हैं उनको बाहर निकाला जा सकेगा। बिल्कुल। मोहित, जिस तरीके से ये पूरा धमाका हुआ, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, आप बता रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है। जो तमाम लोग वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी आपकी बातचीत हो पाई होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? आखिर कब से ये फैक्ट्री यहां पर चल रही थी और धमाके के पीछे का कारण समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये पटाखा फैक्ट्री थी तो यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम जरूर किए गए होंगे। देखिए, फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला एक जांच का विषय है। जो स्थानीय प्रशासन है, वो जो तमाम जो अधिकारी हैं इलाके के, जितने भी पुलिस के हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल लगे हैं। तो ये फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पा रही कि क्या ये फैक्ट्री काफी लंबे वक्त से चल रही थी, क्योंकि आसपास वहां पर रिहायशी इलाका भी है और कई बिल्डिंग्स भी हैं। तो ऐसे में इस फैक्ट्री को परमिशन किस तरह से दी गई थी? क्योंकि पटाखा फैक्ट्री है तो वहां पर बारूद भी आएगा, कई तरह के केमिकल भी आएंगे जो कि पटाखे बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर परमिशन दी गई थी, ये फिलहाल एक जांच का विषय है, जिसके ऊपर अभी स्थानीय प्रशासन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन बिल्कुल ये बात सही है, आसपास के इलाके में कई और बिल्डिंग्स भी मौजूद थी। ऐसे में वहां पर इतनी भारी संख्या में वहां पर कारीगर काम कर रहे थे, क्योंकि दिवाली आने वाली है, दिवाली के मतलब वहां पे पटाखे तैयार किए जा रहे थे। तो किस तरह के नियमों की अनदेखी की गई, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि रिहायशी इलाका और जो वहां पर आसपास की और भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग थी, उनसे सटी हुई ये बिल्डिंग थी जहां पर ये पटाखा चल रही थी।
बिल्कुल, तस्वीरें भी मोहित हम देख रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो फैक्ट्री है वो मलबे में तब्दील हो गई। धमाका इतना जोरदार था। बाबा कॉलेज उसके बिल्कुल सामने ਜਿਹੜੀਆਂ फैक्ट्रियां उस ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ पूरी फैक्ट्री चल रही सी। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਵਿੱਚ 2-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਆਰ ਬਾਬਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोडक्शन करना ते उस दे विच 50 तो 60 मजदूरों का काम। तो रिहायशी इलाके के बीच ये फैक्ट्री चल रही थी, लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है। मोहित कब से ये फैक्ट्री चल रही थी? क्योंकि रिहायशी इलाका और रिहायशी इलाके के बीच फैक्ट्री को परमिशन देना, ये सीधा सवाल प्रशासन पर खड़ा करता है कि आखिर इस फैक्ट्री को यहाँ पर चलाने की इजाजत कैसे दी गई? बिल्कुल, देखिए ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री 3 से 4 साल हो चुके हैं, फैक्ट्री लगातार वहां पर चल रही थी। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि क्या स्थानीय प्रशासन ने वहां पर कोई किसी तरह का पटाखा फैक्ट्री के गोदाम के लिए या फिर फैक्ट्री चलाने के लिए कोई परमिशन दी थी या नहीं। क्योंकि अभी जो स्थानीय प्रशासन है वो भी अब इस पूरे मामले के बाद बैकफुट पर है, क्योंकि उनको भी सवाल का जवाब देना होगा कि पूरा वहां पर रिहायशी इलाका है, आसपास कॉलोनी भी है, आसपास और भी इंडस्ट्री चलती हैं, तो वहां पर बिल्कुल इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके के बीच में पटाखा फैक्ट्री चलाने की परमिशन कैसे दी गई? क्या ये अगर सब कुछ चल रहा था तो किसी मिली भगत से चल रहा था, और किन लोगों ने परमिशन दी थी वो सरकारी अधिकारियों को भी अब जवाब देना होगा। लेकिन जिस तरह से हम पहले भी देखते रहे, इस तरह के हादसे होते हैं, उसके बाद जांच की बात की जाती है और फिर उसके बाद कई तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से चुप है। अगर इस फैक्ट्री को लेकर, उसके नियम कानूनों को लेकर कोई बात पूछी जा रही है तो स्थानीय प्रशासन, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन हमें करने दीजिए, पहले लोगों को निकाला जाए, उसके बाद इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन ये बात साफ है कि वहाँ रिहायशी इलाके के बिल्कुल बीच में एक तरह से ये पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अब किस तरह के नियमों की अनदेखी की गई वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री हमेशा शहर के बाहर जो ऐसा इलाका होता है जो दूर दराज हो, ताकि आग लगने की स्थिति में, धमाका होने की स्थिति में कोई नुकसान ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही पटाखा फैक्ट्री चलाने की परमिशन दी जाती है। लेकिन यहाँ पर शहर के बीचों बीच नजरअंदाज कर दिया गया। कैसे परमिशन दी, ये बड़ा सवाल अब स्थानीय प्रशासन पर खड़ा हुआ है। मोहित, जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, क्या वो सभी लोग फैक्ट्री में मौजूद थे? क्योंकि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जो आसपास का एरिया है वहां पर भी पटाखा फैक्ट्री के बराबर में भी कई मकान थे, कई इमारत थे, क्या वहां पर भी नुकसान पहुंचा है धमाके के चलते? देखिए, आसपास की जो बिल्डिंग्स थी उनको नुकसान पहुंचा है और वहां पर बताया जा रहा है कि कई जगह पर खिड़की दरवाजे बाहर निकल आए, इतना जोरदार ये धमाका था, और खिड़कियों के जो शीशे थे वो टूट गए, इतना जोरदार ये धमाका था। और आप देखिए, जो मैंने कुछ वीडियोस जो भेजे हैं उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो कारीगर वहां पर काम कर रहे थे पटाखा फैक्ट्री में, वो धमाके की वजह से फैक्ट्री से उछलकर बाहर आ गिरे, बुरी तरह से वो जले हुए हैं, बुरी तरह से वो झुलसे हुए थे, चोट उनको लगी हुई है। तो आप समझिए धमाका कितना जोरदार था। अंदर जो 50 से 60 कारीगर काम कर रहे थे उनको बाहर निकलने का, भाग निकलने का मौका ही नहीं मिल सका। और आसपास के जो लोगों में घरों में जो लोग मौजूद थे, और इसके अलावा जो आसपास में और भी इंडस्ट्रीज है वहां पर पूरे इलाके में, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको भी मामूली चोटें आई हैं, फर्स्ट एड दिया जा रहा है। तो ये धमाका काफी जोरदार था। 50 से 60 कारीगर उस पटाखा फैक्ट्री में मौजूद थे, जिनको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल सका। यानी ये सभी कारीगर थे मोहित जो हादसे का शिकार हुए हैं? जो आसपास के मकानों में लोग रह रहे थे वो इस हादसे की जद में नहीं आए? अभी शुरुआती तौर पर ये बात पता चल पा रही है? देखिए, आसपास के जो घरों में और जो दूसरी जो आसपास फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर जो लोग थे उनको मामूली चोटें आई हैं। जैसे किसी के बिल्डिंग का कांच टूटा तो उसको कांच आके लग गया, धमाके की वजह से वो उसको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। लेकिन जो अंदर जो लोग थे, जो 50 से 60 जिनकी संख्या बताई जा रही है, एग्जैक्ट फिगर अभी आना बाकी है, वो सभी कारीगर थे जो कि पटाखे बनाने का काम कर रहे थे। इसके अंदर कई युवा लड़के थे, कुछ बच्चे भी अंदर बताए जा रहे हैं, और वो सब इस घटना के वक्त बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सके, इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन फिलहाल 40 लोगों को बाहर निकाला गया था, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 के आसपास जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। और अभी भी 10 लोग मलबे में फंसे हैं, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यानी मोहित, घायलों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि जो आसपास इमारत के मकान हैं वहां पर भी नुकसान हुआ और मामूली चोटें लोगों को आई हैं। ये फैक्ट्री कितनी बड़ी है मोहित, और धमाका किस वजह से हो सकता है? पटाखा फैक्ट्री थी लेकिन उसके बावजूद भी वजह क्या रही, क्या इस बारे में अब कुछ पता चल पा रहा है मोहित?
देखिए ये 2 मंजिला इमारत है और इमारत अगर आप बिल्डिंग देखेंगे जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है उस बिल्डिंग को देखकर लग रहा है कि कांच का वहां पर काफी काम किया गया था। शायद ये कोशिश थी कि फैक्ट्री को दिखाया जाए कि कोई अंदर ऑफिस चल रहा है या कोई इंडस्ट्री अंदर चल रही है, लेकिन अंदर एक पटाखा बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो फिलहाल ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या ये गैर कानूनी रूप से चलाई जा रही थी फैक्ट्री थी या नहीं। लेकिन अंदर जो जगह थी बताया जा रहा है कि वहां पर काफी भारी मात्रा में केमिकल्स मौजूद थे जो पटाखे बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो बारूद जो कि पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है वो भी वहां पर काफी मौजूद था। दिवाली आने वाली है, उसके मद्देनजर वहां पर भारी संख्या में पटाखे बनाने का काम चल रहा था। जो कारीगर आमतौर पर उस फैक्ट्री में जो ऑफ सीजन में 10 से 20 कारीगर होते हैं वो उनको भी बढ़ाकर यहाँ पर 50 से 60 कारीगरों की संख्या थी जो कि लगातार पटाखे बनाने का काम कर रहे थे। और इसी वजह से जो धमाका हुआ इतना जोरदार हुआ क्योंकि वहां पर केमिकल और बारूद काफी मात्रा में था। लेकिन ये धमाका किसी लापरवाही की वजह से हुआ है या फिर कारीगर ने वहां पर बीड़ी या सिगरेट पी जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है या फिर शॉर्ट सर्किट इस धमाके की वजह रहा, ये फिलहाल जांच का विषय है। यहाँ अभी फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एनडीआरएफ को भी मौके पर भेजा जा रहा है। तो जब लोग बाहर निकलेंगे जो चश्मदीद जैसे जैसे उनकी हालत सुधरेगी वो पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरह से घटना हुई, उसके बाद ये इन तमाम सवालों के जवाब मिल पाएंगे। बिल्कुल, इन तमाम सवालों के जवाब मिल पाएंगे। मोहित आप रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें। गुरदासपुर के बटाला की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये जोरदार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री जो कि 2 मंजिला इमारत में चलाई जा रही थी, 3 से 4 साल इस फैक्ट्री को यहां पर मौजूद हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर रिहायशी इलाके में इस फैक्ट्री को इजाजत कैसे दी गई चलाने के लिए, परमिशन कैसे मिली, ये सवाल स्थानीय प्रशासन पर खड़ा होता है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर परमिशन कैसे मिली। लेकिन इस सब के बीच इस जोरदार धमाके में बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग जख्मी हुए हैं। 50 से 60 के करीब लोग हादसे के दौरान, धमाके के दौरान अंदर काम कर रहे थे फैक्ट्री में और इस बीच 30 लोग जख्मी हुए हैं। रिहायशी इलाका है, आसपास के मकानों को भी इस धमाके के चलते नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जो आसपास के मकानों में लोग रह रहे थे उन्हें भी मामूली चोटें आई, यानी घायलों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। और अभी भी 10 लोग मलबे में दबे हुए जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर बुलाई गई है रेस्क्यू के लिए। हमारे सहयोगी मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, क्या आसपास के जो लोग, जैसे आपने बताया कि 3 से 4 साल से फैक्ट्री चल रही थी, शीशे का काम किया गया था ताकि बाहर किसी को पता ना चले कि यहाँ अंदर काम पटाखों का हो रहा है या फिर ये एक सामान्य ऑफिस है, आसपास के लोगों को क्या अंदाजा था कि यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री है, पटाखों का काम चल रहा है? क्या कोई शिकायत उनकी तरफ से भी दर्ज कराई गई थी इसको लेकर? देखिए आसपास के लोग जो हैं वो अभी पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे शुरुआती तौर पे किया गया। आप अगर तस्वीरों में भी देखेंगे तो आसपास के लोगों ने हिम्मत करके वहाँ पर पुलिस के साथ मिलकर जो अंदर लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। तो फिलहाल ये इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है कि क्या आसपास के लोगों ने कभी कोई ऑब्जेक्शन वहाँ पे स्थानीय प्रशासन को दर्ज कराई थी कि यहाँ पर पटाखे की फैक्ट्री चल रही है, पटाखा बनाने का काम चल रहा है, रिहायशी इलाका है, आसपास और भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं, वहां पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो ये फिलहाल अभी ये इस सवाल का जवाब नहीं है, ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ये बात तो तय है कि वहां पर भारी तादाद में जो बारूद था जो पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, इसके अलावा जो अन्य केमिकल मौजूद थे, उसकी वजह से धमाका इतना जोरदार रहा कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और देखते ही देखते जो बिल्डिंग है उसके भी परखच्चे उड़ गए, बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो चुकी है। और बिल्डिंग का जो देखेंगे आप, जो फ्रंट था जिसको एक तरह से कोई ऑफिस दिखाने की कोशिश की गई थी, काफी वहां पर शीशे का काम किया गया था, वो भी एक बड़े नुकसान की वजह बना क्योंकि धमाके के बाद वो तमाम शीशे टूट गए और अंदर जो कारीगर काम कर रहे थे उनको वो काफी घायल हो गए। और इसके अलावा जो केमिकल था उसने भी उसकी आग की लपटें भी काफी जोरदार थी, जिसके अंदर जो कारीगर थे वो सब चपेट में आ गए और मलबे ने भी काफी लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो फिलहाल वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची हुई हैं, आग को बुझाने का काम भी किया जा रहा है और एनडीआरएफ को बुलाया गया क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है और मलबे के अंदर अभी लोग फंसे हो सकते हैं। इसी आशंका के चलते वहां पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में जेसीबी भी मंगाई गई है क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जोरदार धमाका, धमाके का पता किसी को चल पाता, कुछ समझ पाते लोग उससे पहले ही जोरदार धमाके के चलते 9 लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी, 10 लोग मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन अब जरूरत यह है कि जल्द से जल्द 10 लोग जो दबे हुए हैं उनको
बाहर निकाला जाए और इसको लेकर टीम मौके पर पहुंची हुई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस धमाके से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान ना सिर्फ पटाखा फैक्ट्री में हुआ बल्कि आसपास के जो मकान हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको भी मामूली चोटें आई हैं। और जब ये धमाका हुआ 50 से 60 के करीब कारीगर पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे और एक जोरदार धमाका हुआ। हालांकि बारूद पटाखा फैक्ट्री में मौजूद था, केमिकल पटाखा फैक्ट्री में मौजूद था। धमाका कैसे हुआ ये अब जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां के स्थानीय प्रशासन पर कि आखिर रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री को परमिशन दी कैसे गई, क्योंकि 3 से 4 साल से लगातार ये फैक्ट्री यहां चलाई जा रही है। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सवाल ये भी खड़ा होता है क्या प्रशासन की शय पर ही फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि प्रशासन की बिना परमिशन के इस तरह की फैक्ट्री पटाखा फैक्ट्री रिहायशी इलाके में नहीं लगाई जा सकती। इसलिए सवाल स्थानीय प्रशासन पर खड़ा हो रहा है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। 9 लोगों की मौत हो गई है इस धमाके में, 30 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि जानकारी है कि 2 मंजिला इमारत में जहां ये फैक्ट्री चल रही थी आसपास भी मकान हैं और वहां पर भी भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हमारे सहयोगी मोहित लगातार बने हुए हैं। मोहित, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं क्योंकि 2 मंजिला इमारत थी और जो जोरदार धमाका हुआ है, मलबा बहुत ज्यादा है। जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने में तो खासी दिक्कतें पेश आएंगी। जी बिल्कुल, इसी वजह से एनडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया है और जो गुरदासपुर से सांसद हैं सनी देओल, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि एनडीआरएफ को बुलाया गया है। इसके अलावा जो स्थानीय जो प्रशासनिक अमला है वो न सिर्फ बटाला कस्बा गुरदासपुर जो शहर है वो बल्कि पठानकोट से भी वहां पर मदद बुलाई गई है। पंजाब पुलिस के जवानों को बुलाया गया है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मलबा हटाया जा सके। अंदर जो लोग फंसे हैं उनकी जान पर बनी हुई है, उनको जल्द से जल्द निकाला जाएगा तभी उनको बचाया जा सकेगा। और अभी जो घायल निकाले गए हैं वो भी काफी हद तक जले हुए हैं और काफी ज्यादा जो धमाके में जो केमिकल वहां पर था उसकी वजह से काफी वो जो अंदर घायल निकाले गए हैं वो झुलसे हुए हैं, उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये अभी और भी बढ़ सकता है, ऐसी आशंका है क्योंकि जो घायल अंदर से निकाले गए हैं वो गंभीर रूप से घायल लोग हैं और उनको बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और अंदर जो 10 लोग मलबे में फंसे हैं उनके भी बुरी तरह से घायल होने की आशंका है। वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, इसके अलावा एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई हैं, लेकिन अब एनडीआरएफ के आने का भी इंतजार है। हालांकि जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनकी तारीफ करनी होगी कि वो इस मुश्किल वक्त में वहां पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2 मंजिला इमारत की मलबा की ज्यादा है, ऐसे में वहां पर जो एनडीआरएफ है उसको बुलाने की वजह यही है कि एनडीआरएफ आएगी, उनके पास खास तरह के उपकरण होते हैं और उसके बाद वो मलबे को हटाकर अंदर से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यानी टीम अभी तक पहुंची नहीं है मोहित, अभी इंतजार किया जा रहा है? नहीं, एनडीआरएफ को स्थानीय प्रशासन ने सूचना दी है। एनडीआरएफ की टीम को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीम्स है वो नजदीक की जो बठिंडा है वहां पर उनका बेस कैंप है, वहां पर रहती हैं। इसके अलावा पंजाब में जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं तो आसपास भी इन इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, लेकिन उनको वहां पर डिप्लॉय करने में आने में और वो खास तरह के उपकरण लेकर आएंगे क्योंकि मलबा हटाने के लिए उनको अलग तरह के उपकरण चाहिए होते हैं, वो सब आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है और एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगी। चलिए, शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए।